तीनों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इसमें एलटी ग्रेड का, यूजीसी नेट का और फर्स्ट ग्रेड का नहीं दिया गया है, तो अभी लास्ट में फिर उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एलटी ग्रेड का, यूजीसी नेट का और फर्स्ट ग्रेड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है, कितना होता है? क्या आप सभी को अच्छे से शो हो रहा है? सिमरिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया गया है। अब लास्ट जुलाई तक पूरा ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। देखिए, जब आप वाटर मेथड पढ़ते हैं, तो आप 3 मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। वाटर मेथड जो है हमारा, इसमें 3 मेथड हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या पढ़ते हैं? बॉइलिंग मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। बॉइलिंग मेथड, उबालना पढ़ते हैं हम। दूसरा हम पढ़ते हैं खदकाना, जिसे आप कहते हैं सिमरिंग मेथड। और तीसरा आप पढ़ते हैं यहाँ पे धीमी आंच पे पकाना। कम तापमान पे पकाना। इस मेथड को हम कहते हैं स्टूइंग मेथड, ठीक है, स्टूइंग मेथड। देखिए, जो उबालना होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है, सिमरिंग का कितना होता है और स्टूइंग का कितना होता है, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस होता है। खदकाने का जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो होता है 180 से लेकर के 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आपको बता देना, स्टूइंग का जो होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 90 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, ये जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बेस पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है, सिमरिंग मेथड पूछा गया है। सिमरिंग में कितना होता है? 95 डिग्री सेल्सियस होता है। 72 होगा नहीं, 65 होगा नहीं, 80 होगा नहीं, कितना हो जाएगा? 82 से लेकर के 99 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या किया जाता है, आपसे एवरेज ही पूछा जाता है, ठीक है। कभी भी फिक्स करके क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेयोनीज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है, क्या है? क्या पाइसी कारक अभिकर्ता का, या फिर थिकनिंग अभिकर्ता का, कैलिफाइंग अभिकर्ता का, ग्लेजिंग अभिकर्ता का? पाइसी कारक का मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट। हाँ, अभी डेली लास्ट जुलाई तक ये क्लास होगी। उसके बाद फिर देखते हैं, जैसा शेड्यूल बनता है मैं आपको शेयर करूंगी। तो मेयोनीज में अंडे की जो भूमिका का उदाहरण है वो पाइसीकरण एजेंट का होता है। इमल्सिफायर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। नमी और ताप दोनों किसमें चाहिए होगा? पहला दिया है ग्रिलिंग मेथड, बेकिंग मेथड, पोइचिंग। ऑल ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, बताइए।
देखिए, भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप की आवश्यकता होती है। ग्रिलिंग मेथड जो होता है ये एयर मेथड होता है, ठीक है, इसमें हीट आप देते हैं। बेकिंग जो होता है ये भी एयर मेथड होता है, बेक करना, सेकना। पोइचिंग मेथड जो होता है ये मॉइस्ट हीट मेथड होता है, ठीक है। ये कैसा मेथड है? मॉइस्ट हीट मेथड होता है। इसमें आप नमी के साथ साथ हीट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन पकाने में इस विधि में किसमें आपको बताना है? पोइचिंग में इस्तेमाल किया जाता है मॉइस्ट और हीट का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है? भाप के दबाव में पकाना, प्रेशर कुकिंग के थ्रू। खाद्य पदार्थ को 3 मिनट के लिए उबालना। खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना और फिर पानी में उबालना। उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। बताइए क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यहाँ पे ब्लांचिंग की बात करी गई है। जो ब्लांचिंग होता है इसमें हम उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डाल देते हैं, डाल करके फिर हम उसे ठंडा कर लेते हैं और फिर ठंडा करने के बाद उसे हम फ्रीज कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ब्लांचिंग। निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाएंगे? क्या पापड़ है, शकरकंद है, पपड़ीदार पेस्ट्री है, रोटियां हैं, सेब की पाई जिसे आप एप्पल पाई कहेंगे। निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। किसको हम भूनते हैं? देखिए, भूनते हैं हम पापड़ को, ठीक है, भूनते हैं हम शकरकंद को और भूनते हैं हम किसे? रोटियों को। तो ए, बी एंड डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी और डी, ठीक है। इसे क्या किया जाता है? भूना जाता है, इसे हम रोस्ट करते हैं। एयर मेथड जब आप पढ़ते हैं तो एयर मेथड में रोस्टिंग मेथड आता है, ठीक है, फूड को रोस्ट करके पकाना। और फूड को रोस्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे ए और बी और डी आएगा, पापड़, शकरकंद और रोटी, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है, देखिए और आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे देख करके आंसर बता सकते हैं। पढ़ करके बहुत ही इजी सा है, थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है बस, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा ज़रूर गूंथना चाहिए। रीज़न है, पुनः गूथा हुआ आटा गुलेटिन के विकास में मदद करता है जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। क्या ये दोनों चीज़ें सही लिखी गई हैं या फिर गलत लिखी गई हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों चीज़ें क्या है? सही लिखी गई हैं, क्योंकि जब हम आटे को हल्का सा गूंद करके रखते हैं और जब आप दोबारा उससे गूंद करके फिर आप रोटी बनाते हैं तो उससे रोटी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गुलेटिन होता है वो रोटी को फुलाने में मदद करेगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन पुनः बनाया जाता है।
जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन बनाया जाता है उसमें कैसा वाटर यूज किया जाता है? क्या ठंडा जल है, गर्म जल है, हल्का सा गुनगुना जल है या फिर अत्यंत गर्म जल है? कैसा वाटर का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें कैसा वाटर यूज किया जाता है? हल्का सा गुनगुना, ल्यूक वार्म वाटर। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त कवक प्रतिबाधा के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा किसका? क्या सोडियम क्लोराइड का, सोडियम और कैल्शियम प्रोपायोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, उपरोक्त में से किसी का नहीं? डबल रोटी बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। सभी को अच्छे से दिख रहा होगा? ठीक है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त जो कवक प्रतिबाधा है उसे हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। डायरेक्ट नीचे लगाया जाएगा। क्या ये ब्रेजिंग होता है, ग्रिलिंग है, स्टीमिंग है या फिर पोइचिंग है? ब्रेजिंग होगा, ग्रिलिंग होगा, स्टीमिंग होगा या फिर पोइचिंग होगा? क्या पूछा गया? खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के सीधे नीचे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो ब्रेजिंग मेथड होता है ना, इसमें हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहले फूड को हम रोस्ट करते हैं और रोस्टिंग के बाद यहाँ पे स्टूइंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टूइंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहले फूड को थोड़ा सा हम भूनते हैं और भूनने के बाद क्या करेंगे? कम आग व कम पानी पे पकाएंगे। ये हो गया ब्रेजिंग मेथड। ठीक है, इसमें हम डबल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिलिंग, स्टीमिंग आप समझ रहे हैं ना, इसमें आप दो मेथड पढ़ते हैं। स्टीम करना, वाष्प द्वारा फूड पकाना। एक तो डायरेक्ट स्टीम आप पढ़ते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्टीम में आपने पढ़ा होगा इडली वगैरह बनाना। ठीक है, जिसमें बर्तन लगाते हैं और बर्तन में पानी होता है। यहाँ पे कोई ऐसा बर्तन लगा देते हैं जिसमें होल रहता है, स्टीम बन करके डायरेक्ट हमारे फूड में लगता है। ठीक है, जैसे मोमोज वगैरह बनाया जाता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या किया जाता है? बर्तन के बीच में बर्तन रख करके फिर फूड को पकाया जाता है। पोइचिंग मेथड जो होता है ये स्पेशल अंडे का किया जाता है। ठीक है, इसमें हम कोई भी लिक्विड चीज़ लेते हैं, पानी हुआ, शराब भी यूज किया जाता है। कोई भी जो लिक्विड है बिल्कुल उसको गर्म किया जाएगा और गर्म करके इसमें फूड को डाल करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब बचा ग्रिलिंग मेथड। ग्रिलिंग मेथड जो होता है ये एयर मेथड होता है और ग्रिलिंग मेथड में ही क्या किया जाता है? गर्मी को के स्रोत को सीधे फूड के नीचे डाला जाता है। ग्रिलिंग में क्या किया जाएगा? देखिए, ये रहा हमारा ग्रिल। ठीक है, आप सभी ने इस मेथड से फूड जैसे पनीर टिक्का वगैरह बनते हुए देखा होगा। ठीक है, ऐसे ग्रिल लगा होता है और ग्रिल में फूड को डाल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो ग्रिल होता है ना, ये मूवेबल होता है, मूव करता रहता है। ये ग्रिल लगा है, इस तरीके से इसमें फूड फंसाया जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे जो होता है हीट दिया जाता है यहाँ से। ठीक है, अब फूड बन करके रेडी हो जाता है। इसी को हम ग्रिलिंग मेथड कहते हैं और ग्रिलिंग मेथड जो होता है वो एयर मेथड में काउंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। दूध के उस अपमिश्रक का नाम
क्या है जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है? क्या ये फार्मेलिन है, सिरका है, कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर बेंजोइक एसिड है? क्वेश्चन नंबर 10। अब ब्रीजिंग का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कटहल की सब्जी बनाते हैं आप, सूरन की सब्जी बनाते हैं। पहले आपने हल्का सा रोस्ट किया, फिर आपने उसमें बढ़िया सा हल्का सा पानी डाल के, जिस तरीके से आपको सब्जी बनाना है, आप परवल बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। कई बार आलू भी बनाते हैं आप, बैगन भी बनाते हैं। पहले रोस्ट कर लिया थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपने उसे हल्के ताप पर धीरे धीरे कम पानी डाल करके पका लिया। वही होता है ब्रेजिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 10। मांस मछली भी इस मेथड से बनाया जाता है। गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग करते हैं। भाप की बात करी गई है। गर्म हवा अलग चीज है और भाप अलग चीज होता है, ठीक है। भाप का मतलब स्टीम है। अब आपसे पूछा गया है कि उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाता है। मॉइस्ट हीट है, ड्राई हीट है, हॉट फैट है, माइक्रोवेव है। स्टीम किस में यूज किया जाएगा? इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं ना, किसी भी जब आप कोई भी पब्लिकेशन का पढ़े होंगे तो वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बनाते हैं। आपको बताना है स्टीम का इस्तेमाल आप किस में करते हैं। देखिए, ड्राई हीट में तो स्टीम होगा नहीं, हॉट फैट कोई मेथड आपका है नहीं। माइक्रोवेव में क्या होता है, हम गर्म हवा देते हैं। गर्म हवा जो होता है ये फूड के अंदर जाएगा और ठंडी हवा से बचाने का काम करता है। मॉइस्ट हीट में क्या किया जाता है, स्टीम दिया जाता है, ठीक है। हल्का हल्का सा आंच रहेगा, हल्का सा पानी डालते हैं और फिर स्टीम प्रोसेस के थ्रू हमारा फूड बन करके तैयार हो जाता है। तो मॉइस्ट हीट में क्या हो जाएगा, स्टीम का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रिल टोस्टर है, कन्वेयर टोस्टर है, प्लेन टोस्टर है, पॉप अप टोस्टर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। बहुत अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप अप टोस्टर होगा, ठीक है। जो पॉप अप टोस्टर होता है ये क्या करता है, ये फूड को तैयार करने के बाद उसे बाहर भी निकाल देता है। इनमें से कौन सी तकनीकी सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? क्या स्टेविंग है, ठीक है, या फिर बेकिंग है, ग्रिलिंग है, रोस्टिंग है? इसमें पूछा गया है कौन सी तकनीकी सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, ठीक है। स्टूइंग की बात करी गई है, ठीक है। स्टूइंग, बेकिंग है, ग्रिलिंग है, रोस्टिंग है। सब कुछ आपने पढ़ा है। पाक जो फूड पकाने का मेथड है बहुत अच्छे तरीके से क्लास में आपको पढ़ाया गया है। मुझे नहीं लगता है किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन को देख करके आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। देखिए, जो बेकिंग मेथड होता है ये एयर मेथड होता है, ठीक है। ग्रिलिंग मेथड भी एयर मेथड है, रोस्टिंग मेथड भी एयर मेथड है।
तो एयर मेथड में हम क्या करते हैं, केवल यहाँ पे हम सूखा ताप यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राई हीट के थ्रू हम इसे पकाते हैं, ठीक है। स्टूइंग मेथड जो होता है ये वाटर मेथड होता है। स्टूइंग मेथड क्या है, ये वाटर मेथड होता है, और स्टूइंग मेथड में बहुत कम पानी और बहुत कम हीट का इस्तेमाल किया जाता है, और इस इस्तेमाल के साथ फूड को पकाया जाता है। मतलब लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पर फूड को धीरे 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 पकाया जाएगा, और तकनीकी सूखे ताप पर पकाने की नहीं है स्टूइंग मेथड। स्टूइंग मेथड जो है ये मॉइस्ट हीट मेथड होता है, इसमें हम नमी के साथ साथ हीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। बेक में क्या किया जाएगा, इसमें आप माइक्रोवेव वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, या फिर चूल्हा जो मिट्टी का चूल्हा है उसका इस्तेमाल करेंगे। ग्रिलिंग में आपको पता ही है कि इसके नीचे हम डायरेक्ट हीट लगा देते हैं। रोस्टिंग में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, पैन रोस्ट भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको अपनाना है उस मेथड को आप अपना करके फूड को बना सकते हैं। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, इसका रीज़न क्या है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है किसका। क्या यहाँ पे विटामिन ए का नुकसान हो जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स का नुकसान होता है, विटामिन सी का, या फिर कैल्शियम का। जब आप चावल को ज़्यादा पका लेते हैं और पकाने के बाद उसका पानी आप निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसे पसावन कहा जाता है या फिर और भी नाम से जाना जाता होगा अलग अलग जगह, तो इससे किन चीज़ों का नुकसान होता है। किसका नुकसान हो जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि आपने पढ़ा था विटामिन का वर्गीकरण जब हमने पढ़ा था तो एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन आपने पढ़ा था, दूसरा फैट सोल्यूबल पढ़ा था, ठीक है। वाटर में आपने बी एंड सी पढ़ा था, फैट में आपने ए, डी, ई और के पढ़ा था। तो यहाँ पे जब हम वाटर को निकाल देंगे पूरी तरीके से तो उसमें नष्ट हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स, और बी कॉम्प्लेक्स अकेला नहीं होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बी अकेला है, तो बी का पूरा परिवार होता है। बी 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 इस तरीके से इनका पूरा परिवार है। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न ताप पर पकता है। प्रेशर कुकर का हीट कितना होता है। देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फूड का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा। अब आपसे पूछा गया है कि प्रेशर कुकर का तापमान कितना होता है। ठीक है, क्या होता है 121 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस। काटने पर सेब के काले होने का रीजन क्या है। एंजाइम क्रिया की वजह से होता है, आयरन लौह तत्व की वजह से, या फिर सूक्ष्म जीवी की वजह से होता है,
कैरेमलाइजेशन की वजह से होता है। ये फूड के कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे कैरेमलाइजेशन है, या फिर ग्लाइकोलिसिस है, नियोग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कोओगुलेशन है। ये फूड के कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेब के काटने पर सेब जो काला होता है, ये एंजाइम अभिक्रिया की वजह से होता है, एंजाइम रिएक्शन की वजह से होता है। कैरेमलाइजेशन क्या होता है? कैरेमलाइजेशन का मतलब होता है चीनी का ब्राउनिंग। जब आप शुगर को हीट करते हैं तो शुगर में जो ब्राउन कलर हो जाता है उसी को हम कहते हैं कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन क्या है? शुगर का ब्राउनिंग प्रोसेस कहलाता है। निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? पपीता में, स्ट्रॉबेरी में, चुकंदर में, चेरी में। लाइकोपिन क्या होता है? एक तरीके का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, एक तरीके का रंग द्रव्य होता है। रंग द्रव्य इसे आप कहते हैं, ठीक है। इसी को आप वर्णक कहते हैं, इसी को आप पिगमेंट कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो पिगमेंट होता है लाइकोपिन, पपीता में पाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ तरबूज में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है तो आपको बता देना है। एक नाम फटाफट आप लोग करिए जो कि बहुत ही पॉपुलर नाम है। क्या होता है? टमाटर। टमाटर, तरबूज और पपीता में पाया जाता है लाइकोपिन पिगमेंट, जिसकी वजह से इनका कलर ऐसा होता है। जैम बनाया जाता है फल के गूदे से, फलों के रस से, फलों के अर्क से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। हाँ, टमाटर का रिपीटेड टाइम पूछा गया क्वेश्चन है ये। जैम किसका बनाया जाएगा? बहुत अच्छा, तो फल के गूदे से बनाया जाता है और जेली फलों के रस से बनाया जाता है। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। गम अरेबिक, गम अरेबिक का मतलब एक तरीके का गोद होता है, बबूल का गोद आप बोल दीजिए, ठीक है। पैक्टिन है, स्टार्च है, शर्करा है। फलों में उपस्थित तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। क्या होता है? पैक्टिन, ठीक है। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि है। ना तो आप यहाँ पे फैट यूज कर रहे हो, ना ही वाटर यूज कर रहे हो। तो क्या वो रोस्टिंग होगा, बॉइलिंग होगा, स्टूइंग होगा, सिमरिंग होगा? बिना वसा और बिना पानी के। अब देखिए, जो रोस्टिंग मेथड है ये क्या है? रोस्टिंग मेथड होता है एयर मेथड, ठीक है। इसके आप 3 प्रकार पढ़ते हो। डायरेक्ट रोस्ट करना, इनडायरेक्ट रोस्ट करना, ठीक है, और साथ ही साथ पैन रोस्ट करना। उबालना ये वाटर मेथड है, स्टूइंग वाटर मेथड है, सिमरिंग वाटर मेथड है। तो वसा या पानी के बिना खाना बनाना भूनना कहलाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आग पे भूनो, इनडायरेक्ट तरीके से भूनो, या फिर पैन रोस्ट करो। इसमें हम फैट या वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है।
क्या आप बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, फंगी का, फंजाई, फफूंदी का, यीस्ट का, खमीर और मोल्ड का? गुड आफ्टरनून सभी को, सभी का वेलकम है। का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाएगा? शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, बुकलेट शेयर कर दीजिए भाई। क्या हो जाएगा, तो हम बनाने में क्या करते हैं, खमीर का इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं ब्रेड बनाने में। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किसका? चपाती जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी क्या होता है, भूरा हो जाता है, और भूरा होगा तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये जिलेटिनाइजेशन का है, कैरेमलाइजेशन का है, डेक्स्ट्रिनाइजेशन का है, फर्मेंटेशन का है, खमीरीकरण? देखिए जिलेटिनाइजेशन भी एक तरीके का प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे जितनी चीजें दी गई हैं वो सब प्रोसेस हैं, ठीक है। जिलेटिनाइजेशन में क्या होता है, स्टार्च टूटता है अपने सरल रूप में, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आप सभी लोग याद किए होंगे कि चावल को गर्म पानी में डालोगे तो वो फूल जाएगा, है ना। कच्चा चावल रहता है, जब हम उसको पकाते हैं तो वो भात बन जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये जिलेटिनाइजेशन का एग्जाम्पल है। कैरेमलाइजेशन क्या होता है, ये चीनी का ब्राउनिंग होता है, ठीक है। जब हम शुगर को क्या करते हैं, हीट देते हैं तो उसका ब्राउन होना ही कैरेमलाइजेशन कहलाएगा। डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या होता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना डेक्स्ट्रिनाइजेशन कहलाता है। और डेक्स्ट्रिनाइजेशन प्रोसेस में डेक्स्ट्रीन शर्करा होती है जिसका डीनेचुरेशन होता है, और इसी वजह से जो रोटी है, जो अनाज है, उसका भूरा रंग आ जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है खमीरीकरण। जैसे हम जलेबी बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो उसको फर्मेंट करते हैं पहले, फिर हम उसे बनाते हैं ताकि अच्छे से फूड बन करके तैयार हो, ठीक है। तो आपको बता देना है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है, क्या पाया जाता है? एंथोजेनेथिन पाया जाएगा, बिटालिन्स, बिटालिन्स, लाइकोपिन, क्लोरोफिल। जो ये नंबर दिया गया है ना, ये अभी मैं दिखा देती हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा, उस नंबर पे आपको शेयर करना है, ठीक है, ओके। जो नंबर आपको यहाँ पे एक नंबर चल रहा होगा ना, उसी नंबर पे आपको शेयर करना, और बिल्कुल अच्छे तरीके से शेयर करिएगा। पता है बहुत सारे लोग क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं तो अच्छे से वो शो ही नहीं होता, दिखता ही नहीं। अब जब दिखेगा ही नहीं तो कैसे क्वेश्चन एनालिसिस होगा, ठीक है। तो अच्छे से फोटो लेकर के पीडीएफ बना करके शेयर कर दीजिएगा। चुकंदर में पाया जाता है बिटालिन्स। तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, B1 से, B2 से, C से, A से। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा सभी को, 2 नंबर चल रहा होगा स्क्रिप्ट पर, पत्ती पर, तो उसी पर आपको शेयर कर देना है। तेल को फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन ए से। शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने से उसका भूरा रंग किसका एग्जाम्पल है? देखिए अभी रिपीटेड टाइम ये पॉइंट आपने देखा होगा, ठीक है ना, और सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चीनी शक्कर का जो भूरापन है, जब हम चीनी को गर्म करते हैं
तो उसका भूरापन किसके एग्जाम्पल में आएगा। ये सब टर्मिनोलॉजी है, फूड टर्मिनोलॉजी है, जिसको आप सभी को क्लियर कर लेना चाहिए सारी चीजों को। ओके, क्या हो जाएगा, कैरेमलाइजेशन कहलाएगा ये। डेक्सट्रिनाइजेशन क्या होता है, डेक्सट्रीन का टूटना, डेक्सट्रीन का टूटना, ठीक है ना। जिसका एग्जाम्पल है रोटी का भूरा होना, ब्रेड का भूरा होना, ये जो आप एग्जाम्पल याद करके रखते हैं ना, उसी को आप डेक्सट्रिनाइजेशन कहते हैं। और इसमें प्रोसेस क्या होता है, डीनेचुरेशन का होता है। जिलेटिनाइजेशन का मतलब होता है स्टार्च का टूटना। कोगुलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का जमना, ठीक है। जैसे हम अंडे को गर्म करते हैं तो अंडा कोगुलेट हो जाता है। जैसे खून का धब्बा अगर कहीं पे लगा होता है, आप गर्म पानी डाल देते हैं तो वो जम जाता है, ठीक है। मांस मछली को अगर हम पकाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट आप दे देंगे तो ऊपर पक जाएगा, अंदर कच्चा रह जाता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें प्रोटीन जम जाता है। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और जब हम शक्कर को गर्म करेंगे, शक्कर जो ब्राउन कलर का होगा वही कैरेमलाइजेशन कहलाएगा। खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं वह है, इडली कैसे आप बनाते हैं बताइए। नहीं दिख रहा है, अभी मैं नंबर शेयर कर देती हूँ एक बार। हाँ, अभी तबीयत ठीक है। जानना है, कॉल मैसेज करिए, सारी चीजों को जानिए, फिर क्लास ज्वाइन करिए। खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे खाना पकाने की विधि जिसमें इडली बनाई जाती है। उबाल कर तो इडली बनाएंगे नहीं, खराब हो जाएगा, ठीक है। पार बॉइलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे अप्रत्यक्ष नहीं पकाएंगे, प्रत्यक्ष पकाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक बर्तन होता है, इसमें ऐसे पानी भर देते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेट होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, या फिर कपड़ा भी बांधा जाता है कई बार। इसमें हल्का सा होल होता है, यहाँ पे हम अपनी इडली को रख देते हैं इस तरीके से, है ना। मोमोज को रख देते हैं और यहाँ से हीट देते हैं। ये पानी गर्म होगा, स्टीम बनेगा, स्टीम डायरेक्ट फूड में लगेगा और फूड बन करके रेडी हो जाएगा। क्लियर। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वह है क्या है, ग्रिलिंग है, भूनना है, बेकिंग है, भाप में पकाना है। ठीक है। अब देखिए, खाना पकाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वो क्या कहलाएगा, 28। ठीक है। खाना पकाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है। देखिए, सीधे ताप के संपर्क में आएगा वो क्या कहलाएगा, तो आपको बताना है ग्रिलिंग मेथड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों को आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ग्रिलिंग भी आपका हो सकता है, बट अगर हम देखें ना तो इससे सही आपका रोस्टिंग होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप रोस्ट करते हैं ना, रोस्ट आप 3 प्रकार का पढ़ते हैं, डायरेक्ट रोस्ट पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट रोस्ट पढ़ते हैं, पैन रोस्ट पढ़ते हैं। जब आप डायरेक्ट रोस्ट करते हैं ना
तो डायरेक्ट जो फूड है हमारा वो क्या होगा, डायरेक्ट हम तेज ताप के संपर्क में रखते हैं। तो ये जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है, 100% बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर बी होगा, क्योंकि सीधे तेज ताप के संपर्क में हम डालते हैं। और ग्रिलिंग में क्या होता है, फूड के नीचे से डायरेक्ट हीट दिया जाता है, बट बहुत ज़्यादा हीट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सीधे तेज ताप के संपर्क में रखेंगे डायरेक्ट रोस्टिंग में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए, डायरेक्ट रोस्ट जब हम करते हैं, एग्जाम्पल भी बता देती हूँ मैं। जैसे आलू वगैरह जब हम भूनते हैं तो क्या करते हैं, आग तैयार किया, आग में डाल दिया आलू बैगन मिर्ची, या फिर जो भी भौरी वगैरह बनाते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से फूड बनाया जाता है। ठीक है, लिट्टी चोखा बनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो कि डायरेक्ट रोस्ट किया जाता है। ओके, हाँ, और डायरेक्ट स्टीम में जैसे इडली है, फरा है, मोमोज है, ठीक है, इस तरीके के फूड बनाते हैं। निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मैलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। मैलार्ड अभिक्रिया किसमें आएगी? लिट्टी चोखा किसी मीडियम से नहीं भूनते हैं भाई। लिट्टी चोखा में अदर मीडियम यूज करते हैं क्या? आपने आग तैयार किया, डायरेक्ट आग तैयार किया और उसी में डायरेक्ट डाल दिया। मीडियम कहाँ यूज करते हैं हम उसमें, सीधे तेज ताप के संपर्क में ही फूड डालते हैं। अच्छा, जिन्होंने नहीं भूना होगा, आप भुट्टा खाते हैं ना, भुट्टा सभी लोग खाते हैं। भुट्टे में क्या किया जाता है, कोयले का आग तैयार रहता है और कोयले के आग पे डायरेक्ट भुट्टा रख दिया जाता है। मक्का अभी आप लोग रोज खाते हैं होंगे, है ना। तो ये कैसे भूनते हैं, डायरेक्ट आग में ही डाल के भूनते हैं ना, तो डायरेक्ट तेज ताप के संपर्क में डालते हैं, या फिर किसी मीडियम का यूज करते हैं? किसी भी मीडियम का यूज नहीं करते। निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मैलार्ड अभिक्रिया होती है। देखिए, जब हम प्रोटीन एंड शुगर को क्या करते हैं, देर तक पकाते हैं, तब मैलार्ड अभिक्रिया होता है। मतलब एग्जाम्पल दिया गया है, दूध और चीनी को जब आप देर तक पकाएंगे तो मैलार्ड अभिक्रिया होगा। ठीक है, हाँ, जैसे बाटी चोखा है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। आगे बढ़ेंगे, अगला है टमाटर का सॉस बनाने की विधि को आप सही क्रम से लिखिए। टमाटर सॉस सभी ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो टमाटर की चटनी तो बनाई होगी ना, जो घर पे हम सिलबट्टे से बनाते हैं। चलिए उसी का सीक्वेंस बता दीजिए। क्या पूछा गया यहाँ पे, ब्लांचिंग और छीलना, अच्छी क्वालिटी के टमाटर को चुनना, पकाना और संरक्षण करना, बोतल में भरना। हाँ, लिट्टी को भी आग में डालते हैं, कई बार आग में भी डालते हैं, कई बार पानी में पका करके फिर आग में डालते हैं, कई बार पानी में पका करके फिर उसको तेल में तलते हैं। अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से बना करके फूड को खाते हैं। ठीक है, तो कई तरीके के मेथड होते हैं बनाने के। जैसे हम लोगों के यहाँ पे मतलब राजस्थान का एक फेमस खाना है बाटी चूरमा। ठीक है, जो बाटी बनाई जाती है ना, उसे पहले पानी में उबाला जाता है, एकदम जैसे लिट्टी बनता है ना, ऐसे ही बाटी भी बनती है। पहले उसको क्या करेंगे, पानी में बॉईल करेंगे और बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं उसको। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे यूपी में लिट्टी बनती है तो छोटा छोटा बनाया जाता है, राजस्थान में बाटी बनता है, बहुत बड़ा बड़ा बनता है। और उसको क्या करते हैं, पहले पानी में उबालते हैं। ठीक है, उबालने के बाद आग तैयार रहता है, कंडे का आग, उसमें पका लेते हैं उसको। और पकाने के बाद फिर पूरा घी
ठीक है, घी इतना ज़्यादा डालेंगे उसमें कि आप एक खाओगे हालत ख़राब हो जाएगी, मतलब एक भी नहीं खा पाओगे। हम जैसे लोग तो एक नहीं खा पाते हैं, इतना ज़्यादा घी यूज करते हैं। 31 का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। सबसे पहले हम मार्केट से अच्छी अच्छी क्वालिटी के टमाटर को चुनेंगे, फिर उसे ब्लांच करेंगे, छीलेंगे, मतलब पानी में उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि उसका छिलका सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट हो जाएगा छिलका तो छिलका हम छील लेंगे, निकाल लेंगे टमाटर का, ठीक है। उसके बाद पकाएंगे, संरक्षण करेंगे और लास्ट में बोतल में बंद कर देंगे, मतलब लास्ट में कैनिंग मेथड कर करके और फूड को हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में, 1954 में, या फिर 1960 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बत्तीस नंबर का आंसर बताइए। हाँ, अलग अलग तरीके से रुचि जी, अलग अलग तरीका होता है अलग अलग जगह पकाने का, ठीक है। जो एक बर्तन भी आता है बाटी सेकने का, उसमें भी सेकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। जैसे लिट्टी को आप अलग अलग तरीके से पकाते हैं ना, वैसे ही सेम उसे भी अलग अलग तरीके से आप पकाते हैं। 1954 में, ठीक है। दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं क्या? मीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, या फिर कोई नहीं। क्या किया जाता है? लैक्टोमीटर। निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उबालना, गहरी विधि द्वारा तलना, खदकाना, वाष्प द्वारा पकाना। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? देखिए, जो स्टीम कुकिंग होता है ना, उसे सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नष्ट नहीं होते। जो स्टीम कुकिंग होता है, और ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है तलकर, बेक कर मतलब बेकिंग करके, ठीक है, बॉइलिंग या फिर स्टीमिंग करके। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। उबाल कर अच्छा है या भाप देकर? ठीक है, ये लास्ट का क्वेश्चन चल रहा है। डेक्सिनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? कोगुलेशन, जेल बनाना, डीनेचुरेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। डेली मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। अब डेक्सटिनाइजेशन क्रिया में क्या होता है? डेक्सटिनाइजेशन अभी आपने देखा था कि इसमें डेक्स्ट्रीन टूटेगा, ठीक है,
और जब डेक्स्ट्रिन टूटेगा तो हम क्या कहते हैं उसे, कोगुलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का जमना। तो प्रोटीन यहाँ पे जम नहीं रहा है, जेल नहीं बन रहा, डीनेचुरेशन, टूट रहा है। डीनेचुरेशन का मतलब सरल रूप में टूटना होता है, डेक्स्ट्रिनाइजेशन में डीनेचुरेशन होता है। चलिए ये बता दीजिए फटाफट, डोसा बनाने के लिए चावल दाल का रेशियो कितना रखेंगे आप? आज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कैसे कैसे फूड बनाएंगे। 37। कल मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, ठीक है? तो कल की क्लास में से भी सभी लोग जुड़िएगा। अब इस महीने लास्ट तक ये वाली क्लास होगी 1 बजे वाली। कभी कभार अगर नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। 37 का सी वाला ऑप्शन 3:1। चलिए यहां से हम कल क्लास में शुरू करेंगे केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो आज यहीं पे करेंगे क्लास को एंड, मिलेंगे अगले क्लास में नए सेशन के साथ। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आराध्या जी कैसी हैं आप? ठीक है, पढ़ाई कर रही हैं? अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 38 से कल हमने छोड़ा था और यहीं से शुरू करेंगे। 1 घंटे की क्लास डेली होगी, रेगुलर होगी अभी, और 1 PM पर ही आपको लाइव आना है डेली। और ये क्लास इस मंथ के लास्ट तक चलेगी। अभी केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग किया जाता है, बताइए? तो हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का करते हैं, जो कि है NaSCO3, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। इसी का इस्तेमाल किया जाता है केक बनाने के लिए, उसे फुलाने में। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? क्या पपीते का बीज मिलाया जाता है, या फिर लकड़ी का बुरादा है, जल है, या फिर सभी? इसी तरीके से जो मिलाया जाता है मिलावट के रूप में फूड में, वो क्या मिलाया जाता है? गुड आफ्टरनून, वेलकम है सभी का। फटाफट ज्वाइन हो जाओ सभी लोग। लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि सभी बच्चों को पता चले। कि क्लास शुरू हो गई है। ओके, देखिए पपीते का बीज हम मिलाते हैं, आप सभी को पता है, जो काली मिर्च होती है। लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है, जैसे धनिया पाउडर वगैरह में। जल मिलाया जाता है दूध वगैरह में। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कार्लों की उपस्थिति के कारण होता है। क्या फ्लेविन तथा फ्लेवियोनाइड्स की वजह से, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, या फिर उपरोक्त सभी की वजह से? फलों और सब्जियों में जो लाल रंग आपको देखने को मिलता है, उस पिगमेंट का नाम बताना है कि क्यों आपको देखने को मिलता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? ठीक है, अब देखिए जो फ्लेविन है, फ्लेवियोनाइड्स है, ये कौन सा कलर देता है जरूर बताइएगा आप सभी लोग। क्लोरोफिल जो है वो हरा रंग देता है। एंथोसाइनिन जो है ये फलों में लाल रंग देता है। फ्लेविन फ्लेवियोनाइड्स जो है ये कैसा कलर देता है? तो सफेद रंग देता है। ठीक है, ये कैसा कलर देता है? सफेद रंग। आपसे पूछा क्या गया है? लाल। लाल किसके लिए होगा, किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है।
मिलावटी की, शुद्धता की, गलत मापतौल की, उपरोक्त सभी की। हाँ, बहुत अच्छा। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है ये किसकी रोकथाम करेगा? अगर आप इंग्लिश देखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी देख सकते हैं, हिंदी देखना चाहते हैं तो हिंदी देख सकते हैं, जो आपका मन करे। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है ना, ये किसका, अडल्ट्रेशन की बात करता है, अडल्ट्रेशन की रोकथाम करता है। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, शुद्धता की रोक नहीं करेगा, अडल्ट्रेशन मिलावट की रोकथाम करेगा, तो प्योर चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, गलत मापतौल भी नहीं है इसमें, क्या हो जाएगा, तो अडल्ट्रेशन मिलावट की रोकथाम करने का काम करता है। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जून 1955, 1 अगस्त 1956, 1 मई 1957 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? एक जून 1955। निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? बताइए। पहला दिया गया है रोडामाइन बी, दूसरा है आर्जिमोन तेल, तीसरा है मेटालिन येलो, चौथा है खेसारी दाल, जिसे आप केशारी दाल के नाम से जानते हैं। तो इसमें अंधापन और हृदय संबंधी जो रोग है ये किस की वजह से होता है? आर्जिमोन तेल की वजह से होगा। केशारी दाल से क्या होता है, लैथरिज्म नामक बीमारी हो जाता है, लकवा हो जाता है। ठीक है, और मेटालिन येलो जो होता है ये आप किस में मिलाते हैं, तो मेटालिन येलो हल्दी में मिलाया जाता है। ये पीले रंग का पिगमेंट देने का काम करता है, मतलब पीला कलर देता है चीज़ों को। तो आर्जिमोन तेल से क्या होगा, अंधापन और हृदय संबंधी बीमारी हो जाएगी। भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? क्या जीवाणु व फंगस है, स्टार्च जल व हानिकारक रंग है, कीटनाशक लार्वा है, या फिर इनमें से सभी है? भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होगा? क्या आप जानबूझकर मिला सकते हैं? बहुत बढ़िया, 44 का, कुछ बच्चों का डी आ रहा है। अच्छा बताइए, जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, जीवाणु व फंगस कहाँ से लाएंगे आप? कीटाणु और जो कीटनाशक लार्वा है ये कहाँ से पकड़ने जाएंगे आप? जानबूझकर आप क्या मिला सकते हैं? दो तरीके से मिलावट किया जाता है, अडल्ट्रेशन किया जाता है। एक तो जानबूझकर किया जाता है और एक अनजाने में हो जाता है। ठीक है, जो जानबूझकर किया जाता है उसमें आप मार्केट से स्टार्च लेकर मिला सकते हैं, आप पानी मिलाते हैं, कलर मिलाते हैं, जैसे जो सब्जियां पुरानी हो जाती हैं उसमें भी कलर मिलाया जाता है, बहुत तरह की मिठाइयाँ होती हैं उसमें भी कलर मिलाया जाता है, फूड होते हैं उसमें भी कलर मिलाया जाता है, फ्रूट होते हैं उसमें भी कलर मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये आप मिला सकते हैं। कीटनाशक लार्वा कितने लोग पकड़ कर लाएंगे बताइए? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टार्च जल और हानिकारक रंग को हम जानबूझकर मिला सकते हैं, ना तो हम जीवाणु फंगस को पकड़ पाएंगे और ना ही हम कीटाणुनाशक लार्वा को पकड़ पाएंगे। दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है, कैसे? पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू किया जाएगा, आयोडीन के विलयन से, लैक्टोमीटर के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ओके, जिनका राइट है बहुत अच्छी बात है।
देखिए, दूध में स्टार्च की मिलावट की बात करी गई है। दूध में जब पानी की मिलावट की जाती है या फिर दूध में दूध प्योर है या फिर इम्प्योर है, जब इसकी जांच करते हैं तो हम लैक्टोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोमीटर बताता है कि आपके मिल्क में जो भी मिल्क है उसमें मिलावट है या नहीं है। बट यहाँ पे स्टार्च की मिलावट स्पेशल की बात करी गई है, तो स्टार्च की मिलावट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन के विलयन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि क्या दूध में स्टार्च मिलाया गया है या नहीं। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाएगा? क्या ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी ग्रुप है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, वाटर की मिलावट को जानने के लिए आप लैक्टोमीटर यंत्र का इस्तेमाल करेंगे और आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे स्टार्च की मिलावट को जानने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से? तो आपको बता देना है, विटामिन बी ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चलाने या छानने से जो विटामिन हमारा नष्ट होगा वो क्या होगा, बी ग्रुप होगा। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर कौन सा प्रमाणन चिन्ह लगा हुआ होता है? बताइए। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन पर क्या लगा होगा? क्या एग मार्क लगा होता है, ISI मार्क लगा होगा, FPO लगा होगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? तो देखिए, ये सारी चीज़ें क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें हम क्या लगाएंगे या फिर इसमें कौन सा मार्क लगा होता है? इसमें एग मार्क लगा होता है। ठीक है, जिसमें घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दाल, मसाला, आटा, बेसन, ये सारी चीज़ें आती हैं। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल के द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प के द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई के द्वारा पकाने की विधि में, या फिर वायु के द्वारा? भूनना और सेकना, रोस्टिंग एंड बेकिंग का इस्तेमाल किस में करेंगे आप? देखिए, जब आप जल के थ्रू पढ़ते हैं तो आप इसमें 3 मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो आप बॉइलिंग मेथड पढ़ते हैं, सिमरिंग मेथड पढ़ते हैं, स्टूइंग मेथड पढ़ते हैं। जब आप वाष्प के थ्रू पढ़ते हैं 2 मेथड पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्टीम करना और इनडायरेक्ट। ठीक है, चिकनाई के द्वारा आप पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, सैलो फ्राई पढ़ते हैं, डीप फ्राई पढ़ते हैं और ड्राई फ्राई पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 टाइप आप पढ़ते हैं। जब वायु की बात करते हैं तो इसमें 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक तो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग के भी कई प्रकार होते हैं, पैन रोस्ट, डायरेक्ट रोस्ट, इनडायरेक्ट रोस्ट, और दूसरा आप बेकिंग की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें मिट्टी का चूल्हा भी इस्तेमाल करते हैं आप। इसके साथ ग्रिलिंग मेथड आप इसमें यूज करते हैं, और इसी के साथ इसी में हम क्या करते हैं, जो हमारा ओवन वगैरह है, जितने इलेक्ट्रिक चीज़ें आती हैं बेक करने वाली, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो भूनने और सेकने का काम किस में करेंगे हम? एयर मेथड के थ्रू करते हैं। यहाँ पे रोस्टिंग एंड बेकिंग वाला पॉइंट शामिल है। और इन तीनों में क्या क्या यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है क्या? क्या सुपोषण होगा, कुपोषण होगा, स्वस्थ जीवन होता है, इनमें से कोई नहीं? भोज्य पदार्थों में मिलावट से क्या होगा?
बिल्कुल यहाँ पे कुपोषण हो जाएगा, क्योंकि सुपोषण तो होगा नहीं। सुपोषण के लिए हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, जो अडल्ट्रेटिव फ्रूट आते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होंगी नहीं, हेल्दी जीवन होगा नहीं, क्या हो जाएगा, कुपोषण। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, जिसे आप कहेंगे क्या, वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, या फिर वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, या फिर जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सीधे सीधे पूरा का पूरा मेथड ही डाल दिया गया है इसमें। देखिए हमें क्या कर लेना है, एक बर्तन लेना है, ठीक है, इसमें पानी डाल देना है और इसके ऊपर कोई छलनी रख दीजिए आप जिसमें होल हो, या फिर कपड़ा बांध दीजिए और इसमें फूड रखिए और यहाँ से हीट देना है आपको। यहाँ से स्टीम बनेगा, डायरेक्ट फूड में जा कर के लगेगा। तो ये क्या है, वाष्प द्वारा पकाने की डायरेक्ट विधि होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई दूसरा बर्तन बीच में रखेंगे और फिर हम पकाएंगे। जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि आपने पढ़ी ही नहीं है। वाटर के थ्रू केवल और केवल 3 मेथड आता है, एक तो बॉइलिंग है, सिमरिंग है एंड स्टूइंग मेथड आएगा। हाँ, जैसा फरा बनाते हैं, जैसे इडली बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है इसके एग्जाम्पल में शामिल है। एफपीओ मानक चिन्ह इसकी गुणवत्ता के लिए है, गैस चूल्हा, चावल, जैम, आम। एफपीओ किस पे लगेगा, तो जैम की गुणवत्ता को बताने के लिए एफपीओ लगाएंगे, ठीक है। जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, सॉस, इन सब में क्या लगा होता है, एफपीओ का मार्क लगा होता है। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से करी जाएगी, बताइए कौन सा यंत्र, इक्विपमेंट आप यूज करेंगे, बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, या फिर माइक्रोस्कोप। क्या यूज किया जाता है, दूध में मिलावट के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सीधे भाप में पकाना, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्टीमिंग, पकाने की एक विधि है जो, क्या इसमें सूखी गर्मी लगाई जाती है, क्या ये ड्राई हीट मेथड का है, वसा या तेल का उपयोग किया जाता है, इसमें फैट और ऑयल लिया जाता है, गीली पकाने की विधि है, वेट कुकिंग मेथड है, या फिर इसी को आप कहते हैं मॉइस्ट हीट मेथड, या फिर गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ हीटिंग। सीधे भाप में पकाना, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि इडली बनाना, फरा बनाना, ये सब किसके एग्जाम्पल में आएगा, मतलब ये जो मेथड आप यूज कर रहे हो ये कौन से मेथड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए ये मॉइस्ट हीट के अंतर्गत आएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट हीट मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, नमी के साथ ताप का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो डायरेक्ट स्टीम हम कर रहे हैं इसमें हम नमी और ताप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट कुकिंग जो है या फिर जो मॉइस्ट हीट कुकिंग है, ये कुकिंग क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्टीम, इसी के अंतर्गत काउंट होगा। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है, आजकल तो सभी लोग हाँ प्रेशर कुकर ही यूज करते हैं, क्योंकि उससे समय की भी बचत होती है
और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं। तो प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है? पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में से सभी, क्योंकि पोषक तत्व नष्ट भी नहीं होता है, खाना जल्दी बनता है और श्रम भी कम लगता है। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आएगा? प्रेशर कुकर, स्टूइंग, उबालना, बेकिंग। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो स्टूइंग मेथड है और उबालना मेथड है ये वाटर मेथड है, बेकिंग जो है ये एयर मेथड है, ठीक है। ना तो इसमें प्रेशर देते हैं ना तो इसमें प्रेशर देते हैं। किसमें? तो आपको बताना है प्रेशर कुकिंग में ही वाष्प के दबाव के द्वारा, प्रेशर कुकिंग में ही क्या किया जाता है, वाष्प का प्रेशर डाला जाता है और फूड को पकाया जाता है। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य व बारीक होता है? क्या भूनने से, तलने से, वाष्प के थ्रू या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? देखिए, ये सभी मेथड फूड पकाने के हैं और लगभग हम अलग अलग फूड को पकाने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग मेथड से बनाए गए फूड का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग ही होता है, ठीक है। तो किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य और बारीक होगा? पौष्टिक, सुपाच्य और बारीक होगा वाष्प के थ्रू बनाने से। भूनने का अपना अलग एक टेस्ट आता है, तलने का अलग टेस्ट आता है, और जब हम स्टीम मेथड से फूड को पकाते हैं तो उसका अलग टेस्ट आता है। बट जो स्टीम मेथड होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फूड बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, ठीक है। सुपाच्य होता है, बहुत जल्दी से पच जाता है। पकाने से नष्ट हो जाता है, ए, बी, डी कोई नहीं। पकाने से कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाएगा? देखिए, जब हमने पढ़ा था क्या, जब हमने विटामिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, दो पढ़ा था, वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल, ठीक है। इसमें आपने बी एंड सी को पढ़ा था, इसमें ए, डी, ई और के को पढ़ा था। पकाने से क्या नष्ट हो जाएगा? तो विटामिन बी ग्रुप जो है ये पकाने से नष्ट होगा, ठीक है। बी ग्रुप पकाने से नष्ट होगा। पानी के संपर्क में अगर हम इसे रखते हैं तब भी ये नष्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पका करके फिर पानी पसा देते हैं तब भी नष्ट हो जाएगा। पकाते समय बहुत ज़्यादा आप चला रहे हैं, छान रहे हैं तो भी नष्ट हो जाएगा। लैथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है केशारी दाल से, अरहर की दाल से, चने की दाल से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए। देखिए, केशारी दाल जो होता है ना, ये बहुत लो क्वालिटी का दाल होता है और इसको जो सर्वोच्च क्वालिटी के दाल होते हैं उसमें मिक्स करके बेचा जाता है, ठीक है। जो हम दाल खाते हैं ना वो 100% देखा जाए तो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिलावट होती है, कलर भी मिलाया जाता है जो मार्केट वाला दाल होता है।
अच्छा, मार्केट के दाल की और घर पे जो दाल उगाई जाती है और उसको बनाया जाता है, उसका टेस्ट बहुत अलग भी आता है। ठीक है, तो लैथ्रिज्म जो होता है ये खेसारी दाल से होता है, जो कि एक लकवा वाली बीमारी है। केक बनाने के लिए की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है, इसका रीजन क्या है? क्या उपस्थित रेशे को हटाने के लिए, आटे का स्वच्छता निश्चित करने के लिए, भली भांति वायु का प्रवेश हो जाए उसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बताइए। भली भांति एयर का प्रवेश हो सके, इस वजह से 3 से 4 बार उसे छानेंगे। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? विद्युत है, सौर है, एलपीजी गैस है, या फिर कोयला है? सौर, सोलर, यहाँ पे बात की गई है, सौर ऊर्जा की बात की गई। ठीक है, हाँ, सौर ऊर्जा। तो पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। सब्जियों में लाल तथा बैगनी रंग निम्न वर्णक के उदाहरण है, या फिर निम्न वर्णक के कारण होते हैं? एंथोसाइनिन है, क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, या फिर फ्लेवोनॉइड्स है? लाल और बैगनी बैगनी कलर जो है वो किस पिगमेंट की वजह से फूड में आता है? ठीक है, बिल्कुल एंथोसाइनिन की वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आता है, कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है, और फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं, जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं, ये फूड को वाइट कलर देते हैं। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। कैसे? क्या 121 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 180 डिग्री सेल्सियस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रेशर कुकर का आपसे यहाँ पे सीधे सीधे टेम्परेचर पूछा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 121 डिग्री सेल्सियस। पकाने की उस तकनीकी का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या है? क्या ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, हॉट फैट है, सिमरिंग है? बेक करने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे? देखिए, बेकिंग क्या है, जो बेक हम करते हैं वो ड्राई हीट मेथड होता है। ठीक है, उसमें ना तो आप मॉइस्चर यूज करते हैं, ना तो फैट यूज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आप करते हैं। ठीक है, मतलब या तो आप चूल्हे की मिट्टी का चूल्हा यूज करते हैं, या तो आप ग्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, टोस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ओवन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये ड्राई हीट मेथड होता है, जिसमें हम फूड को क्या करते हैं? बेक करते हैं, जिसमें गर्म हवा जो होती है वो फूड में डायरेक्ट लगती है, और बाहर की जो ठंडी हवा है उससे वो मिल नहीं पाती है, इससे हमारा फूड प्रॉपर तरीके से पक करके रेडी हो जाता है। मॉइस्ट हीट में क्या होता है? नमी और पानी का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो ए में चला जाएगा। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडे, फल या मछलियां। क्या वो ब्रॉयलिंग कहलाएगा, ग्रिलिंग कहलाएगा, स्टीमिंग कहलाएगा, पोइचिंग कहलाएगा?
अच्छा, ब्रॉयलिंग का मतलब क्या होता है, कितने लोग समझ रहे हैं? ब्रॉयलिंग का मतलब क्या है? एक तो आपने बॉइलिंग पढ़ा है वाटर मेथड में, अब यहाँ पे बॉइलिंग नहीं लिखा गया, ब्रॉयलिंग लिखा गया। ये देखिए, इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बताइएगा। तो ये जो मेथड हम यूज करते हैं ना, वो पोइचिंग में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गर्म पानी है, ठीक है, उसमें फूड को डाला और डाल करके निकाल लिया, तो ये पोइचिंग कहलाता है। ब्रॉयलिंग का मतलब होता है बेकिंग, ठीक है, मतलब रोस्टिंग। जो एयर मेथड है उसी को हम ब्रॉयलिंग के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आपने रोस्टिंग मेथड पढ़ा है ना, स्पेशल रोस्टिंग को ही ब्रॉयलिंग के नाम से जानते हैं। ग्रिलिंग क्या किस में आता है? ग्रिलिंग जो है बेकिंग में आता है। स्टीमिंग जो है ये डायरेक्ट स्टीम और इनडायरेक्ट स्टीम आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। हाँ, भूनने में आएगा, ठीक है। जो भूनने का मेथड आपने पढ़ा है ना, उसी को आप ब्रॉयलिंग के नाम से भी जानते हैं। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? अभी हमने देखा था सौर ऊर्जा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। तो सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णक के कारण होते हैं, एंथोसाइनिन। चलिए यहां से देखते हैं, निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? क्या उबालना है, गहरी विधि है, या फिर खदकाना है, वाष्प द्वारा पकाना? सर्वोत्तम विधि कौन सा है? ठीक है, आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाएगी। देखिए, जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है आप लोग कॉल मैसेज कर लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, सब कुछ पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एक बार अभी मैं फिर से आपको पीडीएफ जो है वो शो करवा दूंगी। तो यहाँ पे वाष्प द्वारा पकाना, स्टीम करना फूड को, ये सबसे अच्छा होता है हेल्थ के लिए। पोइचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, इरिडिएशन है, माइक्रोवेव है? हाँ, स्टीम कुकिंग जो है वो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पोइचिंग करना क्या होता है, ये किस में आएगा? तो मॉइस्ट हीट में ही आएगा, ठीक है। 72 का क्या है? बी, क्योंकि इसमें आप वाटर का इस्तेमाल करते हैं। पोइचिंग में क्या करते हैं? वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें वाटर का इस्तेमाल करेंगे वो मॉइस्ट हीट के अंतर्गत आएगा। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? क्या स्कॉल्डिंग कहलाता है, ब्लांचिंग है, स्टीमिंग है, या फिर पाश्चराइजेशन है? ये जो ब्लीचिंग लिखा गया है ना, इसका मतलब है ब्लांचिंग। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ब्लांचिंग कहलाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, कितने तापमान पर होता है? मतलब आपसे बॉइलिंग पॉइंट ये पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है। पहला है 1000 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 40, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस?
ठीक है, तो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ये रहा आज का पूरा क्लास, यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, 74 क्वेश्चन का ये सीरीज था। मुझे लगा कि कल भी यही आएगा, बट ये नहीं आएगा। कल मैं सीरी का क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, 1 बजे हम मिलेंगे जैसे डेली मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। ये रहा, आपको जिस भी कोर्स से जुड़ना है आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेना है इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर कॉल और मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।